हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं पीजीटी हिंदी पेपर सॉल्यूशन। मैंने टीजीटी हिंदी जो अचटेट का 31 जुलाई को पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन पहले ही करवा दिया, तो उसके नीचे मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैम तो 23 जुलाई वाले पीजीटी पेपर का भी सॉल्यूशन कराओ। तो आज हम पीजीटी पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन से। भगदेन रेखा चित्र किस संकलन में संकलित है? तो देखो, ये अतीत के चलचित्र, इनमें इनके 11 रेखा चित्र हैं। समृद्धि की रेखाएं में भगदेन रेखा चित्र संकलित है। पथ के साथी में भी इन्होंने अपने जो साथ के कवि थे, लेखक थे, उनके बारे में लिखा, जैसे निराला पंत, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली सेनगुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो ये पथ के साथी में, तो भगदेन को याद रखोगे, ये समृद्धि की रेखाएं में संकलित है। 92 देखेंगे, आर्थी व्यंजना के संबंध में असंगत विवरण है। इसमें सलिष्ट ये असंगत बताना है। तो इसमें देखो, संगत क्या है, इसमें व्यंग्य अर्थ जनित होता है। इसमें वक्ता, काकू, देश, काल आदि 10 प्रकार के विशिष्ट के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है। और वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य के आधार पर कुल 30 भेद हैं। तो आर्थ व्यंजना के 30 भेद हैं, याद रखेंगे। तो इसमें हमें असंगत बताना, असंगत हो जाएगा। इसमें सलिष्ट शब्द की सहायता से व्यंग्य की प्रतीति होती है। आगे देखेंगे 93। यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, जो अपने कुल को नष्ट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी कुलांगार। क्या बोलते हैं? कुलांगार। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो लय प्रत्यय युक्त फर्स्ट ऑप्शन है अपना। तो देखो, वित प्लस लय, ये तो कोई शब्द ही नहीं बना। इसमें वी उपसर्ग है। वी प्लस तल, तल मूल शब्द है और वी उपसर्ग है। और जैसे मूल, तो मुंह अलग कर देंगे तो लय कुछ नहीं बना। जटिल में भी इल प्रत्यय है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन है अपना, ये असंगत है। बाकी के ये संगत है, ये देख लो। तर प्रत्यय महतर, उच्चतर, वृहत्तर, कोमलतर। तन प्रत्यय में सनातन, पुरातन, अधुनातन, नूतन। ई प्रत्यय छुरी, गठरी, रस्सी, टोकरी। अब हम आगे देखेंगे अपना 95 क्वेश्चन। किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? तो शुद्ध शब्द हम देखेंगे, अंतर्धान, भर्त्सना, चरमोत्कर्ष। ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। बाकी जो अशुद्ध शब्द हैं, इनकी भी आप वर्तनी शुद्ध रूप में जरूर सर्च करके देखें। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल देद की भाषा शैली को कहा जाता है। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में है। तो लल देद के वाक हैं प्रसिद्ध, तो इसको वाक कहा जाता है। अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ये बताना हमने। तो इसमें अन्वेषण, अन प्लस उषण, अन प्लस उदक, अनुदक, अन प्लस उदात, अनुदात। तो यहाँ अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अनु का नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 98। माता का अंचल वाक्यांश में बाबूजी अपने बालक को भोलानाथ कहकर क्यों पुकारते हैं? तो क्यों पुकारते हैं देख लेते हैं। लंबी लंबी जटाओं से घिरे ललाट पर भभू तिलक रमाने के कारण अपने बेटे को क्या कहते हैं? भोलानाथ कहते हैं। यहाँ पे याद रखना कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। माता का अंचल और भोलानाथ इसका पात्र है। जो बालक है उसका नाम भोलानाथ है। आगे हम देखते हैं 99। ये अलंकार से आ गया। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मिड़त जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो नाइन महावर लगा रही है और उसकी एड़ियां इस प्रकार से लाल है कि देख के उसको बार बार भ्रांति हो रही है कि यहाँ महावर पहले से लगी हुई है। तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस समासिक शब्द के पदों में क्रमशः विशेषण विशेष्य का संबंध है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा सदाचार। सत प्लस आचार से बना है। तो विशेषण विशेष्य का संबंध किसमें है? सदाचार में है। निम्न में से कौन सा विकल्प द्वंद्व समास की दृष्टि से संगत नहीं है?
तो द्वंद्व बताना, देखो 25, 5 + 20, 5 और 20, तो ये द्वंद्व हो गया। कृष्ण और अर्जुन, ये भी द्वंद्व हो गया। उचित और अनुचित द्वंद्व है। थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, ये भी द्वंद्व है। भीम और अर्जुन, 60 और 3, चर अचर, 70 और 71, सत्य और असत्य, ये सब द्वंद्व है। लेकिन रुद्र प्रिया हम देखेंगे तो रुद्र को जो प्रिया, रुद्र की हो जो प्रिया, तो ये पार्वती माता के लिए है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सुख दुख, सुख और दुख, ये भी द्वंद्व है। भक्ष्या भक्ष्य, भक्ष्य और अभक्ष्य, यहाँ भी द्वंद्व है। लेकिन रुद्र प्रिया को देखते हुए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम देखते हैं 102। इस जल प्रलय में नामक पाठ किस विधा में रचित है? तो ये भी 9th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ये रिपोर्टाज है। कृतिका जो है ना, कृतिका में ये है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना। तो इस जल प्रलय में कौन सी विधा है? रिपोर्टाज। सिल्वर वेडिंग कहानी का एक बीज वाक्य क्या है? तो इसमें जो पात्र है वो बार बार क्या बोलता है? सम हाउ इम्प्रॉपर। तो बीज वाक्य क्या है इसका? सम हाउ इम्प्रॉपर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी है ये। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। अधोलिखित लेखकों को उनके द्वारा रचित उक्तियों काव्य पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो ये देखो, थोड़ा छोटा करती हूँ, एक स्क्रीन पे तो आ भी नहीं रहा है। देखो इसमें है ना, रघुवीर साय, इसका तो क्या है? कुछ होगा कुछ होगा, अगर मैं बोलूंगा न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर काय टूटेगा। तो ए का ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का डी सेकंड में है। यहीं से हम अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम सभी को देखेंगे। दूसरा क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की क्या है? तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। तो बी का 3 हो जाएगा। कुंवर नारायण का ये कविता के बहाने लिखा है ना, उसमें है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। और हरिवंश राय बच्चन का ये है ना, जगजीवन का बार लिए फिरता हूँ, ये आत्मकथा है उनकी। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया झंकरे जिसने छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 20 में अपना सही सुमेलित हो जाएगा। अब हम देखते हैं 105 नंबर। यण संधि का उदाहरण है। यण संधि है का उदाहरण नहीं, यण स्वर संधि का उदाहरण है, वो बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना? मात्राज्ञा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषयक गलत कथन है। तो देखो, काव्य के शोभा कारक धर्म को गुण कहते हैं, ये ठीक है। गुण रस का नहीं अपितु शब्दार्थ का धर्म होता है, ये भी ठीक है। और काव्य में गुण की स्वतंत्र और महनीय सत्ता होती है, ये भी ठीक है। लेकिन गुण रस पर आश्रित होते हैं, ये यहाँ पे असंगत हो जाएगा। तो गलत पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गुण रस के आश्रित होते हैं। अब हम 107 नंबर देख लेते हैं। इसमें भी असंगत पूछा है। तो दृघ संधि में विशेषांक शताक्ष मताधिकार, और वृद्धि संधि में 2 मात्रा वाली हम पहचान भी रखते हैं कि हितैषी परमेश्वरीय कुलक्षणा। अयाधि संधि में जो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें 3 शब्द मिलते हैं ज्यादातर, और बीच में वह या यह होता है। तो सावक, पवन, धावक, श्रवण, ये शब्द किस में आ जाएंगे? अयादि में। अतिशयोक्ति, विजयाकांक्षी और प्रश्नोत्तर, इसमें ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये गुण संधि के उदाहरण नहीं है। 108 में हम देखेंगे निम्न में से कवित्व के विषय में असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें क्या बोला कि एक वर्णिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा? कवित्व एक वर्णित संवृत छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। देखो ये वर्णिक छंद है ना, बहुत कम बच्चों को आते हुए मिलते हैं, लेकिन इसमें हमें तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन ए या बी है। तो यहाँ पे हमारा 50-50 आंसर तो ठीक होने के चांस बन गए, क्योंकि या तो 23 होंगे या 31 होंगे, दोनों तो हो नहीं सकते। आगे भी हम देख लेते हैं। कवित्व को
मनरण भी कहते हैं, और कवित्व छंद के प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। लेकिन इसमें 23 वर्ण नहीं होते, इसमें क्या होता है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गुण का विपर्य दोष है, ये किसने कहा था? गुण विपर्यात्मानो दोषा, ये वामन ने बोला था। किसने बोला था ये? तो वामन ने बोला था। अब ये उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद के अनुसार गोपियां उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं? तो वो प्रेम के बंधन से अनासक्त रहने के कारण, कि उद्धव के ऊपर कृष्ण के प्रेम का असर नहीं हुआ है, वो उसको बहुत सारे उदाहरण देके कहते हैं कि जिस प्रकार से कमल के फूल के ऊपर पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर ये पानी का असर नहीं होता, पानी उसके ऊपर से फिसल जाता है, चिकना गड़ा होता है, वो भी उसके अंदर भी पानी नहीं जाता, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ तो रहते हो लेकिन उनके प्रेम से अछूते हो, इसलिए तुम बड़े भाग्यवान हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। देखो जो हम चैप्टर खोलते हैं उसके ऊपर हमें कोई कोटेशन दी हुई मिलती है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, जैसे ये है, जहाँ नदियाँ समुंदर में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो मैं कहना चाहूंगी कि एनसीईआरटी के ऊपर ये जो कोटेशन दी होती है ना, इनको भी ध्यान से जरूर पढ़ें। तो ये कि समुंदर और नदियां जा मिलती वहां मेरा क्या, याद रखेंगे आलोक धनवा की पंक्तियां। आगे हम देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। काव्य हेतु के संबंध में संगत कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। संगत बताना है इस बार, तो कूट भी दिया हुआ है नीचे, कूट देख लेते हैं हम, पहला दूसरा और तीसरा, ये ठीक हो जाएंगे इसमें। तो ये देख लेते हैं। प्रतिभा को काव्य सर्जना का प्रमुख हेतु स्वीकारते हुए भी भामह ने शास्त्र और काव्य के अध्ययन द्वारा व्युत्पन्न शक्ति को भी काव्य हेतु स्वीकार किया है। तो ये ठीक है। दंडी ने क्या क्या माना है काव्य का हेतु? दंडी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। और आचार्य आनंदवर्धन ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दो काव्य के हेतु माने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन इसमें सही है। आगे हम देखेंगे, लता जी की गायकी के संबंध में कुमार गंधर्व द्वारा व्यक्त उनके विचारों के विपरीत कथन हैं। तो इसमें है ना, ये क्या हो जाएगा कि लता जी के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, ये बताना हमें। तो देखो, भिखारी चिल्ला रही है अकर्मक क्रिया है, वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, ये पूर्वकालिक क्रिया है। और घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर, यहाँ क्रियार्थक क्रिया है। लेकिन बगीचे में मोर नाच रहा है, ये अकर्मक क्रिया और यहाँ सकर्मक दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कटक और कंटक ये समश्रुत विनार्थक शब्द हैं, तो इनका अर्थ बताना है। तो कटक का अर्थ तो होता है सेना और कंटक का अर्थ होता है कांटा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 116 हम देखेंगे, बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के आधार पर बताइए कि लेखक को बाल गोविंद किस कारण सन्यासी लगते हैं। तो ये किस कारण लगते हैं? मानवीय करुणा के कारण। अब सुमेलित असुमेलित विकल्प का चयन करना है। तो मुक्तावली, मुक्त प्लस अवली, यहाँ दीर्घ स्वर संधि नहीं है, पहला इसमें असंगत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। मनोविकार में मन प्लस विकार और विसर्ग संधि है। भावनाओं में भवत प्लस नाम व्यंजन संधि है। और षडानंद में सठ प्लस आनंद, यहाँ भी व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? तो देखो, जो कोई वह स्वयं, वह हम निर्जीव वस्तु के लिए भी लगा सकते हैं, तो ये पुरुषवाची नहीं है। मैं तुम आप किसी, और मैं वह सो, जो बोएगा सो पाएगा, ऐसे ये भी संबंध में आ जाएगा।
तो हम देखेंगे इसमें हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सारे क्या है, ये पुरुषवाची सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो, इधर उर्मिला मुग्ध निरी कहकर हाय धड़ाम गिरी। इस वाक्य में सात्विक अनुभाव कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा अनुभाव है? यहाँ पर लय का अनुभाव है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अब रीतिरात्मा काव्य से ये उक्त मत किस आचार्य का है? तो ये तो याद ही करने पड़ेंगे जी, ये वामन का है। मीरा के काव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मीरा की कविता का प्रमुख रस विप्रलंब श्रृंगार है, ये ठीक है। मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, ये भी ठीक है। मीरा के पदों में गुजराती भाषा का विशेष पुट है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा है जो सही नहीं है वो, मीरा के काव्य में संप्रदाय विशेष की दार्शनिक प्रवृत्तियां परिलक्षित हुई नहीं, ये किसी भी संप्रदाय विशेष से नहीं जुड़ी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की जो प्रथम पुस्तक माना वो भाषा योग वशिष्ठ को माना, जो राम प्रसाद निरंजनी के। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। सियाराम शरण गुप्त के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो, मौर्य विजय और उन्मुक्त गुप्त जी के उल्लेखनीय खंड काव्य है। याद रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इनके खंड काव्य कौन से? सियाराम शरण गुप्त के मौर्य विजय और उन्मुक्त। मौर्य विजय 3 सर्गों में रचित खंड काव्य है जिसमें आद्युपांत छप्पे छंद का प्रयोग हुआ है। तो मौर्य विजय में छंद पूछा जाए तो छप्पे छंद है। और उन्मुक्त काव्य में 5 दीपों का वर्णन है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे असंगत पूछा है, तो उन्मुक्त काव्य प्रथम विश्व युद्ध के काल में होने वाले नरसंहार और विनाश को प्रस्तुत करता है, ये यहाँ पे असंगत हो जाएगा। 124 हम देखेंगे, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवीएस के एग्जाम में भी आया था अभी 2023 में टीजीटी में। तो यहाँ किसने कहा था वाणी का डिक्टेटर? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ये कबीर को तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर ग्रंथावली लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो कबीर के ऊपर थोड़ा सा कह के ही निकल रहे थे, लेकिन इन्होंने जो कबीर को हम आज इस रूप में पढ़ते हैं ना, उसका सारा श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। इन्होंने कबीर को उठाया और उनके ऊपर बहुत सारी कबीर ग्रंथावली में लिखा गया है, इसलिए हम आज कबीर को इतना मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इन्होंने उसे वाणी का डिक्टेटर कहा है। यहाँ से मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि उनकी भाषा को सद्दुखड़ी किसने कहा है? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 125 देखो, सपना कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मन जात अजो वह जमुना के तीर। यमुना नदी को लक्ष्य करके कही गई उक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो ये बिहारी की है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। काव्य पंक्तियों को रीतिकालीन कवियों के साथ सुमेलित कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनना है। तो देखो, भाषा व्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई मिले संस्कृत फारियो सो अति प्रकट जू। ठीक है, ये है अपने। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें वो देखना चाहिए जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा कि हमारा ठीक है। तो देखो, कवि कुल कंठावरण दुल्ला कवि की है, तो ये ऑप्शन जो डी है ना, इसका तीसरा होगा। तो हम देखते हैं डी तीसरा किसका है, तो डी का 3 एक में ही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ हो जाएगा। ये ऐसे चीजें इतनी मुश्किल पड़ जाती हैं कि इसमें हमें 1-2 आते हुए मिलते हैं। तो हम ऐसा करके देख सकते हैं, 90% ऐसा होता है कि हमारा 1 या 2 से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता। अब हम देख लेते हैं, 1 का 2 है, 1 का 2 क्या? भाषा ब्रज भाषा रुधिर कहे सुमति सब कोई। तो ये कौन सा हो जाएगा? भिखारी दास की है।
दो, एक का दो है और दो का चार है। जो जो निहारिए नेरे के नैनानी त्यो त्यो खरी निकरे, तो इसका ये मतीराम की है। और सुनो के परम पद उनो अनंत मद नू, ये किसकी हो जाएगी? ये देव की है। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का एक हो जाएगा। एक बार इनको आप पोज करके ध्यान से जरूर पढ़ें। 127 में देखो, बाखा बोली न जाने जिनके कुल के दास, उक्त पंक्ति के अनुसार रीतिकाल के कौन से कवि इन बाखा की रचना के कारण लज्जित और कुंठित थे? तो ये केशवदास के ऊपर लिखा गया है। तो केशवदास का कहना था कि मेरे घर में तो सब संस्कृत जानने वाले हैं, तो ये इनके लिए है। समय वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। तो ये पंक्ति किसकी? कृष्णा सोबती जी की है। भक्ति काव्य में किन कवियों ने अपने पदों की भाषा तमिल बताई है? तो जो भक्ति काल के आलवर थे ना, उन्होंने अपनी भाषा को तमिल बताया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। भारतेंदु के संबंध में उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक चीज मैंने नोटिस की है कि हमें अगर कोई कोटेशन नहीं भी आती ना, तो लगभग 80% वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की होती है। तो अगर हम तुक्का भी लगाए ना, तो हमें बाकी ऑप्शनों पे कन्फर्म नहीं हो तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल टिक कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी 80% क्वेश्चन ठीक होने के चांस है। अगर हमें बिल्कुल कन्फर्म नहीं है तो सिर्फ रामचंद्र शुक्ल ही लगाएं। छायावाद के संबंध में असंगत कथन है। छायावादी व्यक्तिवाद की कविता है, ये ठीक है। छायावादी कवि निराला ने स्वीकार किया कि मैंने मैं शैली अपनाई, ये भी ठीक है। असंगत बताना है। और जो चौथा ऑप्शन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावादी कवियों की सारी प्रणयानुभूति ससीम से कूदकर असीम पर कूदी, तो ये भी ठीक है। लेकिन छायावादी काव्य सांसारिक उल्लास विषाद का सफल माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी असंगत हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद कौन सा कवि अधिक महत्वपूर्ण है? तो सूरदास के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है नंददास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, संतन को कहा सीकरी सो काम, ये कथन किसके लिए? ये भी बार बार पूछा जाता है। बाकी के जो 3 बच गए ना, इनमें से किसी के लिए है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये किसके लिए लाइन है? ये कौन से इनमें से अष्टछाप के कवि ने बोली थी? जब उनको मुगल दरबार में बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि संतों को सिकरी से क्या काम है, आवत जात पनैया टूटी, भूल गयो हरि नाम। 133 हम देखेंगे, किस साहित्य धारा के कवियों ने अपनी रचना को अन्य उपदेशिक कहा है? तो ये सूफी धारा के कवियों ने कहा। ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखो, कीर्तिलता सबसे पहले है, कीर्तिलता विद्यापति की है, फिर रामचरितमानस तुलसीदास का, फिर रसराज आएगा और फिर प्रिय प्रवास तो हरिओद का है। तो इसका सही हो जाएगा। देखो, रामचरितमानस और प्रिय प्रवास तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी और सी में हम देखेंगे तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? रामचरितमानस आएगा, क्योंकि पहले आदिकाल आता, आदिकाल के कवि विद्यापति थे तो विद्यापति की कीर्तिलता हो गई। फिर भक्ति काल आएगा, भक्ति काल के कवि थे तुलसीदास, तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर देखते हैं, सूरसागर के विषय में असंगत का चुनाव करना। तो संगत जरूर पढ़े, असंगत पूछा हो तो। इस ग्रंथ की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है।
तो ये संगत कथन बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस ग्रंथ की 2 प्रतियां प्राचीनतम है, एक तो ये है वेंकटेश्वर प्रेस की और दूसरी है नवल किशोर प्रेस की, ठीक है। और इसमें यह सूरदास की प्रमाणिक और सर्वश्रेष्ठ रचना है, तीनों संगत है। असंगत पूछा है तो असंगत इसमें ये बी वाला है कि इस ग्रंथ के 9वें स्कंद में सर्वाधिक पद मिलते हैं, तो यहाँ पे यह असंगत हो जाएगा। इसमें 12 स्कंद है, ये ठीक है इसमें। और इसकी 2 प्राचीनतम प्रवृत्तियां, एक वेंकटेश्वर प्रेस के पास और दूसरी नवल किशोर प्रेस के पास। और ये क्या है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक और सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो ये चीज हम याद रखेंगे। अब देखो, उपन्यास और उपन्यासकारों का असंगत युगम बताना है, तो सबसे पहले देखो मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का है, तो पहला इसमें असंगत हो गया। अब हम संगत वाले जरूर पढ़ेंगे। हमारा शहर उस बरस, ये गीतांजलि श्री का है। शेष कादम्बरी अलका श्रावगी का और कुरु स्वाई मनोज श्याम जोशी का है। अभी हमने जो एक वो पढ़ा था ना पीछे, इनका कोई दिया हुआ था बीज वाक्य, वो आप कमेंट करके बताएं। मनोज श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग इन्होंने कहानी लिखी है, तो उसका एक बीज वाक्य कौन सा था, कमेंट करके बताएं। अभी पीछे देखा हमने। 137 देखेंगे, हमें फिर से रचना और रचनाकारों को सम्मिलित करना है। तो गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग, ये गोस्वामी तुलसीदास की है, तो पहले का दूसरे से मैच हो जाएगा। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी न रही काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहाऊ साऊ, तो ये कबीर ने लिखा है। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई, तो ये दादू दयाल की है। बोलिए तो तब जब बोली की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गही चुप रहे सब कोई, तो ये देव की है, सुंदरदास की है। सुंदरदास इनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो एक बार इनका हम कूट देख लेते हैं। एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, देखो पहले का दूसरा है, दूसरे का चौथा है, पहले का दूसरा है, दूसरे का चौथा है, और तीसरे का सी का 3 है और डी का 1 है, तो ये तो दादू दयाल की सिद्धि हो गई, और डी का 1 हो गया सुंदरदास। इसको आप ध्यान से जरूर पढ़ें, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके। अब 138 नंबर देखेंगे। प्रेमचंद की कहानी और कहानी कला से संबंधित संगत कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। तो देखो, नमक का दरोगा कहानी धर्म के ऊपर धन की जीत है, नहीं, धन के ऊपर धर्म की जीत है। नमक के दरोगा में जो वंशीधर है दरोगा, वो कहता है कि आप मुझे चाहे 1 लाख रुपए भी दोगे तब भी मैं आपकी गाड़ियां यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे आलोपीदिन को फील होता है कि देखो पहली बार यहाँ पे धर्म के ऊपर धन के ऊपर धर्म की जीत हो रही है, तो पहला इसमें संगत नहीं है, तो इसमें संगत बताने हमें। नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ, यहाँ से ये दूसरे वाला संगत हो जाएगा। और ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की आलोचनात्मक यथार्थवाद की विकास यात्रा, ये भी ठीक है। और देखो, प्रेमचंद के अनुसार आदर्शवाद हमें निराशावादी बनाता नहीं, आदर्शवाद कभी भी निराशावादी नहीं बनाता, तो ये भी असंगत हो जाएगा इसमें। और नमक का दरोगा कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पहला दूसरा और पांचवा सही है, पहला तीसरा और पांचवा सही है। अच्छा, ये 1914 में नहीं हुई, तो यहाँ भी करेक्ट नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की आलोचनात्मक यथार्थवाद विकास यात्रा है, तो पहला तीसरा और पांचवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो ये थे शिवदान सिंह चौहान। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान जी हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज के विषय में असंगत बताना है। तो प्रेमगंज जी भारतेंदु की तरह ही कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है।
और कृष्ण की भक्ति तथा प्रेम लीलाओं का विषय बनाकर उन्होंने बहुत कम कविता लिखी, ये भी ठीक है। जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला ये दो प्रबंध काव्य हैं उनके, ये भी ठीक है। लेकिन हिंदी भाषा की उन्नति पर व्याख्यान प्रेमगन की एक लंबी कविता है, यही असंगत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेमगन के विषय में असंगत पूछा तो असंगत चौथा है। 141 हम देखेंगे। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार लेखिका महादेवी वर्मा को उनकी माताजी ने पहले क्या पढ़ना सिखाया? तो महादेवी वर्मा को उनकी माताजी ने सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। भूषण की राज प्रशस्तियां जातीय जीवन की पक्षधर और अत्याचार के विरुद्ध सक्रिय थी, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये बच्चन सिंह जी का है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति पद्धति एवं रचना प्रक्रिया के संबंध में संगत बताना है। तो तुलसीदास की काव्य भाषा के 2 रूप तथा 5 मुख्य काव्य शैलियों को अपनाया है, तो इसमें यही संगत है। संगत पूछा तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं और आर्य समाज का कोप लेखों के लेखक हैं? तो ये पंडित जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये है इनका। इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं और आर्य समाज का कोप, ये जो लेख है इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। 145 हम देखेंगे। निम्न कथनों में असंगत कथनों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से छाटिए। असंगत छाटने इसमें फिर से, तो इसमें अपना हो जाएगा असंगत दूसरा और चौथा। तो क्या है? संगत पढ़ लो। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहकर पुकारा है। तो किसने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है, ये इस बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये करेक्ट है। लेकिन हमसे तो इनकरेक्ट पूछा है, असंगत। तो हिंदी गद्य का अधुनातन नमूना गोरख सार ग्रंथ में मिलता है, ये यहाँ पे असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सदल मिश्र द्वारा रचित नासिके तोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रवती, ये भी संगत है। लेकिन सर फ्रेडरिक पिंटोक ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा का, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। तो इसमें हमने क्या बताना? संगत छाटने, तो दूसरा और चौथा हो जाएगा। 140 देखेंगे। साहित्य का मुख्य उद्देश्य है जनता को संघर्ष के लिए शक्ति देना और उस संघर्ष में विजय प्राप्त करके मुक्त होने के लिए मार्ग दिखाना। तो ये प्रगतिवाद का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 147 फिर से सुमेलित करने का आ गया। गुड़िया बित्र गुड़िया, ये मैत्री पुष्पा की है। और मेरी पत्नी और बेड़िया, ये डॉक्टर धर्मवीर का है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, राजेंद्र यादव की है। और इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलके 1 इंच मुस्कान लिखा था। तो इनकी पत्नी का नाम आप हमें कमेंट करके बताएं। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की है। तो हम देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा। ठीक है, इसमें ऑलरेडी सही मिले हुए हैं। 148 देखेंगे कि मीरा के काव्य कला के संबंध में असंगत कथन बताना है। तो संगत पे नजर लगा लेते हैं एक बार। इनकी कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना हुई, ये संगत है। इनमें विरह वेदना और मिलन का उल्लास भी, ये भी ठीक है। और इनकी कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता, ये भी ठीक है। इसमें असंगत पूछा तो कला की उत्कृष्टता इनकी सबसे बड़ी कला है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। 149 हम देखेंगे। पिंगल सर्वमान्य काव्य भाषा का नाम था। अपनी मातृभाषा को विकसित काव्य भाषा का नाम डिंगल बारहठों ने रखा। अपभ्रंश के विषय में उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद जी का है। अधोलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ फिर से सुमेलित करने का आ गया। तो जब जब आवेगी काली घटा,
तो ए का क्या हो जाएगा अपना, ए का हो जाएगा 4, ये रांगे राघव की है। दिल एक सादा कागज, ये राही मासूम राजा की है। और एक पीड़ा जो चीख उठी, ये किसकी है, ये हो जाएगी अपनी क्रमशील भारती की। और मैं दे हूँ फिर देहरी, ये शैलजा पाठक की है। तो आप इनको ध्यान से देखिए, जब जब आवेगी काली घटा, ये रांगे राघव की है। और ये राही मासूम रजा की है। आप इसको ध्यान से देखिए। हम इसका सही आंसर भी देख लेते हैं यहाँ, 4 2 1 3। तो देखो यहाँ पे 4 2 1 3 ऑलरेडी यहाँ सही मैंने इसके आगे लिख दिया है, ताकि किसी को भी कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। हमने आधे घंटे के अंदर अपना ये पेपर सॉल्यूशन देख लिया है। और इसको मैंने हाईलाइट करके इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे मैं कहीं अपना ये दिखाने लग जाऊं कि कोई गलत एक्सप्लेनेशन ना कर दूं। इस वजह से मैंने सारे इसके ऊपर हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल सरलता रहे। और आप इसको रोक रोक के जो भी बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना, उनको आप पॉज करके ध्यान से जरूर पढ़ें। हो सकता है इसके ऑप्शनों से इस बार कोई क्वेश्चन बन जाए। बाकी ये पेपर बहुत लेंथी लगा मुझे। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और अगर आप 2025 में तैयारी कर रहे हैं तो आपने इसमें देखा होगा, एनसीईआरटी टीजीटी में तो हमारे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जो 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या उनमें भी या तो कोई ऊपर से कोटेशन उठा के दे देते हैं, या फिर जैसे रेखा चित्र है, जो भगतिन है वो किससे लिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें है ना, जैसे भोलानाथ वाला था कि उसके पिताजी भोलानाथ क्यों कहते थे। तो यहाँ देखो सारे डीप लेवल में गए हैं ज़्यादातर। तो मैं आपसे एक सुझाव चाहती हूँ कि अगर आप चाहो कि मैं एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक लेके और आपको 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी अच्छे से करा दूँ, तो आप कमेंट करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैंने 6 7 8 9 10th तक की एनसीईआरटी ऑलरेडी करवा दी है। और पीछे के टीजीटी पीजीटी के बहुत सारे पेपर सॉल्यूशन भी मैंने पीछे के सालों के करवा रखे हैं। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बाकी सारी वीडियो को भी वॉच करें। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।